नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के कोर्स में, जिसमें हमने समुद्र विज्ञान पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने ओशनोग्राफी पढ़ना शुरू किया है। और पिछली 2 कक्षाओं में हमने समुद्र विज्ञान की तथ्यात्मक जानकारी को एकत्रित किया। जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी अबाउट दी ओशनोग्राफी, उसे हम लोगों ने कलेक्ट किया। ठीक है। और ओशनोग्राफी की तथ्यात्मक जानकारी देखते हुए हमने ये पाया कि हमारी पूरी दुनिया में जो 5 महासागर हैं, इनके अंदर बहुत सारी स्थल आकृतियां पाई जाती हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। जैसे जब हम प्रशांत, एक सेकंड रुकिए, बस क्लियर नहीं है। चलिए, ओके। तो जब हम महासागरों के अध्ययन कर रहे थे, जब हम ओशियंस को स्टडी कर रहे थे, तो वहां हमने पाया कि दुनिया भर में 5 महासागर हैं, 5 ओशियंस हैं। और जब इन महासागरों के अंदर की ओर हम गए, तो हमने देखा कि महासागरों में बहुत अलग अलग प्रकार की स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफीज पाई जाती हैं। जैसे जब हम प्रशांत महासागर के अंदर गए, जब हम प्रशांत महासागर के अंदर गए, पैसिफिक ओशियन के अंदर गए, तो हमने वहां पर देखा कि कटक पाए जाते हैं, रिजिस पाए जाते हैं। ईस्ट पैसिफिक उभार एक बहुत इंपॉर्टेंट कटक था। उससे भी इंपॉर्टेंट वहां बहुत सारे गर्त अर्थात ट्रेंचेस पाए जाते थे। कुराल गर्त हो गया, जापान गर्त हो गया, इसके अलावा मेरियाना गर्त हो गया, अपलेशियन गर्त है, मार्केडेना गर्त है, पेरू और चिली का गर्त है। फिर हमने कुछ बेसिन भी देखे थे कि मेलेनेशिया नाम का एक बेसिन है, जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। फिर इसी प्रकार की कुछ स्थल आकृतियां हमने अध्ययन किया था, तो हमने इसी प्रकार की स्थल आकृतियां जो दोस्तों हैं, वे हमने अटलांटिक महासागर में भी देखी थी। अटलांटिक महासागर में अगर उत्तर अटलांटिक की ओर आप जाएंगे, नॉर्थ अटलांटिक की ओर आप जाएंगे, तो वहां पर हमें एक पठार मिला था, और उस पठार का नाम हमने क्या दिया था दोस्तों? टेलीग्राफ का पठार, टेलीग्राफ प्लेटू हमने उसे नाम दिया था। क्यों इंपॉर्टेंट है टेलीग्राफ प्लेटू? सर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफ का पठार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अटलांटिक महासागर का एक उथला हिस्सा है। मतलब उस हिस्से पर अगर आप जाते हैं तो गहराई कम होती है। तो फिर वो कहानी हमने आपको सुनाई थी कि जब वो टेलीग्राफ की लाइन डल रही थी, तो उन्हें लगा कि यहाँ एक कोई ऊंचा हिस्सा आ गया है, जिसे उन्होंने टेलीग्राफ पठार का नाम दिया था। तो उस क्षेत्र में टेलीग्राफ प्लेटू दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़े थे, और जब आगे बढ़े तो हमने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा कि हिंद महासागर में बहुत सारे बेसिन पाए जाते हैं, जैसे क्राजेट बेसिन है, वाटन बेसिन है, मस्कराइन बेसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से भारतीय मानसून की हवाएं ट्रांसफर एक प्रकार से होती हैं। उसके अलावा उसी क्षेत्र में हमने देखा था कि कुछ कटक भी पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन ओशियन कटक है, ईस्ट इंडियन ओशियन कटक है, 90 डिग्री ईस्ट कटक है, ओके, कार्लसबर्ग कटक है। ये सारे कटक, एक वहां पठार भी पाया जाता है जिसे चागोस और लक्षद्वीप का पठार कहते हैं, जो लक्षद्वीप से बिल्कुल सीधा सीधा दक्षिण की ओर फैला हुआ है, साउथ की ओर में फैला हुआ है। फिर इसी तरह हमने सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन का भी अध्ययन किया था। सदर्न ओशियन में आपको याद होगा, हमने देखा था कि अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर जो 60 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश होता है, वहीं पर
सदर्न ओशियन फैला हुआ है, जिसमें ACC नाम की एक जलधारा चलती है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट नाम की एक जलधारा चलती है, जो अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेर लेती है। आर्कटिक महासागर पढ़ा था हमने, और आर्कटिक ओशन के बारे में हमने देखा था कि इसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से भी लगती हैं, और इसकी जो सीमा है वो अटलांटिक महासागर से भी लगती है। मैं एक अच्छा फैक्ट आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक टॉपिक तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि बेसिकली एक बेरिंग नाम की जल संधि है, एक बेरिंग नाम की स्ट्रेट है, और बेरिंग जल संधि क्या करती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक ओशियन का एक हिस्सा है जिसे चुकची सागर कहा जाता है, और प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जिसे बेरिंग सागर कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, जबकि एशिया को यूरोप से, एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। एशिया का साइबेरिया वाला हिस्सा जिस पर रूस का अधिकार है, और उत्तर अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा जिस पर, बट नेचुरल सी बात है, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ USA का अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अधिकार है। इसी तरह आज आप सर्च कीजिएगा एटलस में क्लास के बाद, एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है जिसे नॉरेश स्ट्रेट कहा जाता है, जिसे नॉरेश की जल संधि कहा जाता है। दोस्तों ये जो नॉरेश की जल संधि है, नॉरेश स्ट्रेट है, आप जाएंगे जब अपने एटलस में जाएंगे तो कनाडा के उत्तरी भाग में जाइएगा, और जैसे ही आप कनाडा के उत्तरी भाग में पहुंचेंगे, यहां आपको एक आइलैंड मिलेगा, और इस आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? इस आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, और इसकी राजधानी है नुक। नुक इसकी कैपिटल है। वहीं दूसरी ओर यहां आपको एक इस प्रकार का द्वीप मिलेगा, और इस द्वीप का नाम है एल्समेयर, एल्समेयर आइलैंड, और इस पर दोस्तों कनाडा का अधिकार है, इस पर कनाडा का राइट है। अब यहां आप देखेंगे तो यहां भी आपको पानी दिखेगा, वाटर दिखेगा, ओके, और ये जो जलराशि है ये है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसे लिंकन सागर कहा जाता है, लिंकन सी कहा जाता है, और दूसरा यहां आपको एक हिस्सा मिलेगा इस तरह से, ओके, इस तरह से एक हिस्सा मिलेगा। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है बेफिन बे, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, और ये दोनों एक पतले, बहुत पतले से पानी के रास्ते से आपस में जुड़ जाते हैं, और इसी पानी के रास्ते को हम नॉरेश स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, नॉरेश जल संधि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक तो सीधे तौर पर भी अटलांटिक जुड़ जाता है, पर एक नॉरेश नाम की जल संधि है, नॉरेश नाम का स्ट्रेट है, उससे भी ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो याद रखना है एल्समेयर जो कि कनाडा का द्वीप है, ग्रीनलैंड भी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। हमने पहले पढ़ा हुआ है जब हम आर्कटिक महासागर पढ़ रहे थे। ग्रीनलैंड की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ग्रीनलैंड का आधा हिस्सा जो है वो आर्कटिक में आता है, आधा हिस्सा अटलांटिक में आता है, इसीलिए कई बार इसे कहा जाता है कि ये आर्कटिक और अटलांटिक दोनों का सबसे बड़ा द्वीप है, दोनों का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, चलिए फिर खैर आगे बात करते हैं। अब हमें चर्चा ये करनी है ओशनोग्राफी की। आज आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, कल लास्ट क्लास होगी ओशनोग्राफी की, फिर अगले हफ्ते में क्लाइमेटोलॉजी और हमारा एनसीईआरटी का कोर्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि महासागरीय उच्चावच ओशनिक रिलीफ। तो ओशनिक रिलीफ क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं। महासागर के अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरह की आकृतियां देखने मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा सा मैदानी इलाका, भरपूर क्रिकेट खेलिए आराम से, इसे अबाइजल प्लेन कहा जाता है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका कटक कहलाता है, कम ऊंचाइयों वाले पर्वत। ठीक है, इसे हम रिजिस कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये गर्त है, ये ट्रेंच कहलाता है। ट्रेंच दोनों तरफ मिलती है, ये गर्त वाला इलाका, ये गर्त कहलाता है। ये सी माउंट है जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये सी माउंट कहलाते हैं। ओके,
ये कंदराएं कहलाती हैं, जलमग्न कंदराएं। ओके, जलमग्न कंदराएं। ये जो बिल्कुल महाद्वीप का ऊपरी इलाका है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। ये जो धुड़कने वाला इलाका है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। और यहाँ बीच में कॉन्टिनेंटल राइज आता है, महाद्वीपीय उभार आता है। तो इन सभी को मिलाकर के हम महासागरीय उच्चावच कहते हैं। इन सभी को अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो ये ओशनिक रिलीफ के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके लिए एनसीईआरटी में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, महासागरीय नित्तल कहा गया है इन्हें। इंग्लिश में वही है, जो डायलॉग है इंग्लिश में सेम ही है, वहां पर इंग्लिश में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है दोस्त। तो ये वाला पॉइंट विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अब इन्हें हम 5 भागों में बांट सकते। जो पहला हिस्सा है वो है महाद्वीपीय मग्न तट, जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। तो जैसे ही आप महासागर में अंदर की ओर जाएंगे, जो पहला हिस्सा जो बीचेस होते हैं ना, तो बीचेस पे आप आगे चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, फिर एकदम से गहराई बढ़ जाती है। तो जिस हिस्से में आप आगे चलते जा रहे हैं, ज्यादा गहराई नहीं होती, 100 मीटर के आसपास औसत गहराई होती है। ये पहला हिस्सा जो कहलाता है इसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हिस्सा है महाद्वीप का जो पानी के अंदर डूबा है। अब जितनी भी चर्चा होगी वो उन्हीं क्षेत्रों की होगी जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जो ओशियन के वाटर में सबमर्ज। अब आप देखिए, इस तरह से आप आगे जा रहे थे, फिर यहां पर एकदम से एक इलाका आया इस तरह नीचे। तो ये क्या है? एक प्रकार की ढलान है, तो इसे नाम दिया जाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसे नाम दिया जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल। फिर क्या होगा, यहां से बहुत सारा मलबा आएगा और ये बहुत सारा मलबा आकर के यहां इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये यहां पर इकट्ठा होगा तो एक इलाका बनेगा और इस इलाके को कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाएगा। कॉन्टिनेंटल राइज अर्थात महाद्वीपीय उभार। और यहां से महाद्वीप खत्म हो जाएगा। अब वास्तव में आप महासागरों में प्रवेश कर रहे हैं, अब आप ओशियन में प्रवेश करेंगे। तो 2 तरीके से प्रवेश हो सकता है। यहां पर हो सकता है कि आपको एक बहुत गहरी खाई देखने में, और इस गहरी खाई को हम गर्त या ओशियनिक ट्रेंच के नाम से जानते हैं। फिर यहां आपको मैदान देखने मिलेगा, इसे हम महासागरीय मैदान या अबाइजल प्लेन के नाम से जानते हैं। फिर इसी मैदान में यहां पर आपको कुछ पर्वत देखने के लिए मिलेंगे, इन्हें सी माउंट के नाम से जाना जाता है। फिर इन्हीं को कैटेगराइज कर दिया जाता है, एक गुआट हो जाते हैं, एक सी माउंट हो जाते हैं, एक वॉल्केनिक आइलैंड हो जाते हैं। तो इसी को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो हो सकता है यहां पर आपको कटक मिले। कटक मतलब छोटे 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 पर्वतों की एक श्रृंखला, इस तरीके से ये कटक मिल सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग। फिर आपको एक ट्रेंच मिलेगा, फिर दोबारा से आपको वो उभार मिलेगा, स्लोप मिलेगा और कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा। तो ये इस तरह से महासागरों में अलग अलग उच्चावच पाए जाते हैं। जो ओशियन है उसमें अलग अलग प्रकार के रिलीफ पाए जाते हैं। अब इन्हें कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, ये महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है दोस्तों। दूसरे हिस्से को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। तीसरा हिस्सा गहरा महासागरीय मैदान है, जिसे अबाइजल प्लेन कहा जाता है। जो चौथा हिस्सा है इसे महासागरीय गर्त कहते हैं, ओशियनिक ट्रेंच कहते हैं। और कुछ हिस्से और हैं जिसमें कटक अर्थात रिजिस शामिल हैं, गुआट शामिल हैं, सी माउंट हैं, द्वीप हैं, कंदरा हैं, ठीक है, और कोरल है। ये भी इसी का हिस्सा है। दे आर अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ओशियनिक रिलीफ सिस्टम। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें इन सब की जानकारी मिली कैसे, और जानकारी है भी तो हम आखिरकार इन्हें दर्शाते किस तरीके से, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इनकी जो पूरी की पूरी जानकारी है, पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो रडार पे बेस्ड है, जो कि सोनिक रडार होते हैं, जो ध्वनि तरंगों के द्वारा ये पूरी जानकारी निकाली गई है। अब तो हालांकि हमारे पास
इतने एडवांस इक्विपमेंट हैं, इतनी एडवांस सबमरीन है, और सबमरीन नहीं तो सी रोबोट तो इतने अच्छे हैं कि वो गहराई पर जाकर के इनकी इमेज तक लेकर के आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी। पर शुरुआती दौर में जो उसकी जानकारी हमें मिली वो रडार से मिली। और ये जानकारी मिली कैसे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पनडुब्बी बनना शुरू हुई तो पनडुब्बियों को पहले यही लगता था कि भैया नीचे तो कुछ है ही नहीं, सीधा चलेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। फिर पता चला कि नीचे बहुत सारी चट्टानें हैं, बहुत रॉक है, और उतना आसान नहीं होता है इन सब कामों को कर पाना। ठीक है, फिर इसके लिए एक वक्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे उच्च मितीय वक्र कहते हैं, हाइपोग्राफिक कर्व कहते हैं, हाइस्पोग्राफिक कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि किस वक्र के द्वारा महासागर नितलों को दर्शाया जाता है, व्हाट इज द कर्व विच रिप्रेजेंट द ओशनिक टोपोग्राफीज। तो जवाब देना होगा जो उच्चामितीय वक्र होता है, जो हाइपोग्राफिक कर्व होता है, तो हाइपोग्राफिक कर्व के द्वारा आप सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कर्व बेसिकली ऊंचे और निचले स्थानों को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देता है, इसीलिए चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, शायद एक कर्व होगा, ठीक है, यहाँ नहीं बना है। चलिए, तो अब हम एक एक हिस्से के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो इमेजिन कर लिया आपने, इमेजिनेशन लेकर के आइए कि ये आप यहाँ खड़े हैं, ये आपका बीच है, यहाँ आप बढ़िया खड़े हुए हो, है ना, ये बढ़िया आप यहाँ पर खड़े हुए बीच में। अब आपको पानी समंदर में जाना है, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा महाद्वीप का ही हिस्सा है, कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। तो ये जो डूबा हुआ है समुद्र के अंदर, यहाँ पर आप जाएंगे तो आप कॉन्टिनेंट में ही चल रहे हैं, आप महाद्वीप में ही चल रहे हैं। तो पहला हिस्सा एज अ ह्यूमन अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको पहला हिस्सा कौन सा मिलेगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट क्यों? क्योंकि वो डूबा हुआ है, इसीलिए मग्न तट नाम। तट क्यों? क्योंकि बिल्कुल तटीय क्षेत्र में है, यहीं पर बीचेस वगैरह होते हैं जो क्लियरली आपके लिए विजिबल है। ओके, अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जरा हम जान लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, और कुछ चीजें इसमें हमने ऐड ऑन कर दी हैं। तो महाद्वीपों के किनारे का जो जल में डूबा हुआ भाग है उसे हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसकी औसत जो गहराई है वो 100 फैदम, मतलब 6 फीट तक, एक फैदम में 6 फीट होते हैं, तो 600 फीट तक इसकी गहराई होती है। रफली 100-200 मीटर मान लीजिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप चलते जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, कि अरे यार अब महाद्वीप का तो हिस्सा है, चलो चलते जाते हैं, कौन ही डूबेगा, यहाँ चल दिए इस सोच के साथ। तो ऐसा भी नहीं है, आप डूब जाएंगे, क्योंकि गहराई इतनी भी कम नहीं है, तो डूब भी सकते हैं। अगला, इसमें ढाल कितना होता है? तो तट में ढाल बहुत कम होता है, 1 से 3 डिग्री के आसपास का ढाल होता है। जो स्लोप है वो 1 से 3 डिग्री का है। सर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने चलना शुरू किया तो ऐसा ही ढाल होगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का। कितना? 1 से 3 डिग्री के बीच में। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर उभार कितना होता है दोस्तों? तो जर्नली जो यहां पर आपको स्लोप देखने के लिए मिलेगा वो 1 से 3 डिग्री के बीच में देखने के लिए मिलेगा। इतना ढाल यहां पर दिखाई देता है। एक चीज हो गई। तो हमें गहराई पता पड़ गई कि सर गहराई कितनी है? 600 फीट के आसपास की गहराई है, और ढाल जो है वो 1 से 3 डिग्री का है। सबसे ज्यादा किस महासागर के पास है? अटलांटिक महासागर। सबसे ज्यादा महासागरीय ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और विश्व का जो सबसे चौड़ा तट है वो साइबेरिया का है, जो आर्कटिक महासागर में आता है। भारत का
सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पश्चिमी तट है जो नर्मदा तापी के पास पाया जाता है, और इन क्षेत्रों में मत्स्य बहुत होता है। ग्रैंड बैंक जो कि कनाडा में है, डॉगर बैंक जो कि अटलांटिक में है, दोनों अटलांटिक में है, और जॉर्जेस बैंक ये भी कनाडा यूएस में है। इन जगह पर मत्स्य बहुत अच्छा होता है। फिश इंडस्ट्री यहाँ बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, जो मछलियां हैं वो ज़्यादा गहराई पर जीवित नहीं रह सकती, वो ज़्यादा डेप्थ में जाने पर सरवाइव ही नहीं कर सकती। सामान्यतः जो समुद्र में जीवन है वो 100 से 200 मीटर के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने जीव हैं वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। और अगर आपने फूड चेन पढ़ी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है वो, और उत्पादन करने का काम पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक ही कह सकते हैं वनस्पतियां ही करती हैं, उसके अलावा तो कोई करता नहीं है। और अगर वेजिटेशन को सरवाइव करना है तो उसे किसकी जरूरत होगी सर? उसे चाहिए फिर फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की धूप। तो अगर सनलाइट कहाँ तक जाती है तो 100 मीटर की गहराई तक ही जनरली जा पाती है। तो यहीं आपको जीवन देखने के लिए मिलेगा, यहीं पर प्लांट्स वगैरह देखने मिलेंगे, सारी चीजें यहीं देखने के लिए मिलेंगी। तो जब यहाँ पर प्रोड्यूसर्स रहेंगे तो अल्टीमेटली वेजिटेशन हो जाएगा, तो मछलियाँ बहुत आएंगी। मछलियाँ आएंगी तो फिर जो जीव मछलियों पर निर्भर हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर मछलियों वाला क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाए अगर, अब आपसे बनना चाहिए कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो बताएंगे कि महाद्वीप के किनारों का वह भाग जो कि महासागर में डूबा हुआ है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसकी गहराई औसतन गहराई 600 फीट के आसपास होती है। ढाल बहुत ही कम होता है, 1 से 3 डिग्री के आसपास का ढाल ही होता है। ये क्षेत्र चूंकि कम गहराई वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ समुद्री जीवन ज्यादा पनपता है। जो ओशनिक लाइफ है वो सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्र में होती है, इसी रीजन में पाई जाती है। मछलियों के क्षेत्र जैसे डॉगर बैंक हो गया, बहुत ही जरूरी है, डॉगर बैंक अटलांटिक महासागर में है। उसके अलावा हमने जो आपको बताया कि ग्रैंड बैंक, अब ग्रैंड बैंक को जरा समझ लें, बहुत अच्छा लोकेशन है ग्रैंड बैंक का। कैसे बनता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि अटलस निकालिएगा, फिर आप समझ पाएंगे। देखिए यहां पर एक जगह है जिसको कनाडा, ठीक है, ये कनाडा है, और कनाडा का एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, और इस न्यू फाउंडलैंड में एक जगह है यहां पर, और इस जगह का नाम है सेंट जॉन्स, ठीक है। अब यहां क्या होता है कि जब आप एटलस देखेंगे तो यहां पर एक सागर है, लैब्राडोर सागर, ठंडा बिल्कुल पानी रहता है। तो यहां से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है ना, और यहां से नीचे की ओर से यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस वाले इलाके हैं, तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आती है। अब नाम में ही स्ट्रीम जुड़ा है, मतलब ये गर्म जलधारा। तो यहाँ पर ये जो जगह बनती है, यहाँ ठंडा और गर्म पानी आपस में मिल जाता है, कोल्ड और वार्म वाटर आपस में मिल जाता है। तो बहुत अच्छा क्षेत्र बनता है मछलियों के लिए। क्योंकि आप बताइए, आपको खौलता हुआ गर्म पानी नहाना पसंद है या बर्फ जैसे ठंडे पानी में नहाना पसंद? तो कहेंगे सर ना हमें खौलता हुआ पानी पसंद है, ना हमें बर्फ जैसा ठंडा पानी पसंद है, हमें तो चाहिए गुनगुना पानी। तो यार मछलियों को भी तो गुनगुना पानी चाहिए ना, अल्टीमेटली वो भी तो यही चाहती है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा बन जाता है, एक बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है दोस्तों, टेम्परेचर बहुत बढ़िया हो जाता है जिसमें मछलियां सरवाइव करती हैं। दूसरी बात, जब ये समुद्री जलधाराएं आगे बढ़ती हैं तो ये अपने साथ एक जीव है जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, तो ये अपने साथ फाइटोप्लैंक्टन को भी बहा करके ले आती है। और फाइटोप्लैंक्टन खाना है मछलियों का, तो जहां जहां फाइटोप्लैंक्टन जाएंगे उसी के पीछे पीछे मछलियां भी जाएंगी। तो मछलियों को और क्या चाहिए, बहुत अच्छा टेम्परेचर मिल गया, उसके ऊपर से लाजवाब खाना मिल गया, तो बस पूरी मछलियां यहाँ पर भागी चली आएंगी। और न्यू फाउंडलैंड के पास, सेंट जॉन के पास ये जो क्षेत्र बनता है,
इसी को हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर आपको डॉगर बैंक मिलेगा, लेकिन ये ग्रैंड बैंक वाला इलाका है। तो ये बड़ा फायदा है। और ये किसका इलाका है? तो ये अटलांटिक महासागर में ये जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो हम प्लेटों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उत्तर अमेरिका की प्लेट का महाद्वीपीय मग्न तट है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल जो है वो कॉन्टिनेंटल कोस्ट है, ठीक है, जो महाद्वीपीय मग्न तट यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसका है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का, उत्तर अमेरिका के महाद्वीप, ठीक, याद रखेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, चीजों को कनेक्ट करते आना चाहिए। फिर भारत में याद रखिए, अटलांटिक में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो मसला है वो है महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल एवं गहरे सागरीय मैदान के बीच का तीव्र ढाल का क्षेत्र है। यहाँ सागरीय निक्षेप नहीं पाए जाते और ये भी सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में पाया जाता। तो ये तो हमने डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा जो एकदम से नीचे की ओर चला गया, ये माफ कीजिए इसमें तो दिखेगा नहीं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या है? मग्न ढाल। अब इसकी विशेषता समझिए। यहाँ तो ऑब्वियसली बात है स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप की तो बात ही हो रही है सर, तो स्लोप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ किसी भी प्रकार के ओशनिक डिपॉजिट नहीं पाए जाते, किसी भी प्रकार के महासागरीय निक्षेप यहाँ पर नहीं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब इस क्षेत्र में ढाल ज्यादा, ऐसे मान लो ऐसी ढाल है, तो यहां से कोई भी चीज आएगी तो कैसे यहां रुकेगी? वो तो बह ही जाएगी ना अल्टीमेटली। तो यहाँ ओशनिक डिपॉजिट नहीं पाए जाते, यहाँ महासागरीय निक्षेप नहीं पाए जाते। ढाल तट पर पाए जाएंगे, उभार में पाए जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। चलिए अब आखिरी क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, जैसे पूरा का पूरा अवसाद आया, पूरा अवसाद यहाँ पर तो टिक नहीं पा रहा, फिर यहाँ एकदम से आके पूरा अवसाद जमा हो जाए तो एक इलाका ऐसा बनेगा, ऐसा, ये देख लो, ये बीच में उभार। क्यों? यहां पे अवसाद नहीं टिक पाए, पूरे अवसाद नीचे आके जमा हो गए, उभार। इसे महासागरीय उभार कहते हैं, इसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। और जो महासागरीय उभार है वहां सबसे ज्यादा महासागरीय निक्षेप मिलेंगे महाद्वीपों के भाग पर। तो जो आप देखते हैं ना ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें जो निकाली जाती हैं, बहुत से मिनरल निकाले जाते हैं, वो यहीं से निकाले जाते हैं दोस्तों, इसी पर्टिकुलर जगह से निकाले हैं, ठीक है। तो आज हमने इन 3 मसलों की चर्चा कर ली। बाकी हम कल जो हमारी लास्ट क्लास होगी ओशिनोग्राफी की, उसमें हम बचे हुए महासागरीय उच्चावचों की बात करेंगे, बचे हुए ओशनिक रिलीफ की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, इसका पीडीएफ मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा, पूरा पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो उसको पढ़ लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, ठीक। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।